इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं मैक्सिमम वही किए हो। सरकारी स्कूल में पढ़ के फ्रीशिप स्कॉलरशिप लेके सब आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बने, प्रोफेसर। तो उसमें कौन खाली दलित और मुसलमान पढ़ता था क्या? पंडित जी भी हमारे गांव के स्कूल में पढ़ते थे ना, फ्री का। एक तरफ है आपका इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरे तरफ इस पर हमला है हिंदू राष्ट्र का और मनुस्मृति का। यह है चुनौती असली। जब बाबा साहब को पता था 1951 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ साफ लिखा कि आरएसएस और हिंदू महासभा जनसंघ जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। आज तो निर्लजता से दलित लोग भी जाके समझौता करके मंत्री बन रहे हैं और एमएलए बन रहे हैं, निर्लजता के साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब की जयंती सब लोग मना रहे थे, बीजेपी आरएसएस वाले सब लोग मना रहे थे। तो वोट चाहिए ना, वोट चाहिए। दलित सेक्रेट का हुआ संविधान को बगैर बदले, संवैधानिक प्रावधान को कमजोर करके संविधान को बदला जा सकता है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये संविधान के समक्ष के सामने चुनौतियां कौन पेश कर रहा है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डीजे, उनके विचार इंपॉर्टेंट हैं, डीजे इंपॉर्टेंट है, हलवा पूरी इंपॉर्टेंट है, या मूर्तियां इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर विचारों में जिंदा है, मूर्तियों में नहीं। अब समय है आज के सेमिनार के विषय पर चर्चा करने का, जिससे पहले मैं आपको हमारे मुख्य वक्ता के व्यक्तित्व के बारे में एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। प्रोफेसर रतन लाल एक बोल्ड और आउटस्पोकन पर्सनालिटी रखते हैं। हिंदू कॉलेज के क्लासरूम्स से लेकर यूट्यूब की स्क्रीन तक वे इतिहास के परतों को उधेड़कर न्याय की नई परिभाषा सिखाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जैसे और कितने रोहित और काशी प्रसाद जायसवाल, या फिर यूट्यूब पर उनका चैनल अंबेडकर नामा कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज पर बेबाक विश्लेषण करता है। एक बार ऐसी बेबाक पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बीएम शर्मा साहब, जीएस बाफना साहब, अच्छा खाना खिलाया लंच मुझे। बयानी ग्रुप ऑफ कंपनी, बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन राजीव बयानी साहब और ध्यान सिंह गोटवाल साहब, हमारे कई मित्र यहाँ पे हैं, रवि साहब हैं, धर्मेंद्र जाटव साहब हैं यहाँ पे, और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको, आप सभी को अंबेडकर जयंती की बधाई। और जयंती क्यों मनाते हैं, जयंती के क्या मायने हैं, इसको समझे बगैर मतलब कुछ एजेंडा सेटिंग नहीं हो सकता है। बहरहाल यहाँ ज्यादा बडिंग लॉयर्स हैं और बाफना साहब तो बड़े लॉयर हैं, तो अपनी बात रखने से पहले मैं पूछ लेता हूँ कि झूठ बोलना है कि सच बोलना है। मेरी पीएचडी एक लॉयर पे है, काशी प्रसाद जायसवाल पे। तो लॉयर्स जब आर्गुमेंट करते हैं तो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, दोनों सही है। हाफ इट इज एम्प्टी एंड हाफ इज फुल। और मारो मत भागो, ये एक इंटरप्रिटेशन है, मारो मत भागो। तो दो लॉयर जब बात करते हैं तो एक तीन वर्ड का इंटरप्रिटेशन दो अपोजिट तरीके से हो सकता है। इसीलिए मैंने पूछा कि कौन सी वाली बात बोलनी है। बहरहाल मैं कल बहुत दिनों बाद 14 अप्रैल को मैं दिल्ली में था, संसद मार्ग पे, और मुझे लगता है कि देश का एक बड़ा मेला टाइप से वहां मेला लगता है अम्बेडकर जयंती।
थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि वहां पे छोले हलवा पूरियां बट रही थी। सरकारी कर्मचारी, कुछ बैंकर्स, इवन प्रोफेसर्स और कुछ राष्ट्रीय नेता के भी स्टॉल लगे और वहां पे हाई वॉल्यूम डीजे बज रहा था, हाई वॉल्यूम। तो कई बार मना करने के बावजूद वो सुन रही हुआ। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डीजे, उनके विचार इंपॉर्टेंट हैं, डीजे इंपॉर्टेंट है, हलवा पूरी इंपॉर्टेंट है, या मूर्तियां इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर विचारों में जिंदा है, मूर्तियों में नहीं। तो इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की आप जयंती मनाएं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी, इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन जरूर रखना चाहिए। मुझे बहुत ही खतरनाक विषय दिया गया बोलने के लिए, और वैसे सर मेरे ऊपर भी कई एफआईआर है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस पर, लेकिन डरता नहीं। तो जो विषय है कि संविधान, संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये संविधान के समक्ष के सामने चुनौतियां कौन पेश कर रहा है? क्योंकि आप सब बडिंग लॉयर्स हैं, काफी लॉयर यहां बैठे हुए हैं, तो मैं डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण आपको बताऊंगा। 1952 में पूना बार एसोसिएशन में उनका भाषण था कि लोकतंत्र सफलतापूर्वक चलाने के लिए शर्तें, प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है कि वो भाषण 1952 का है और आज भी आपके आंखों के सामने से गुजरेगा, और क्या क्या चुनौती है वो सामने उन्होंने रख दिया था। तो मैं समझता हूं कि बिना लाग लपेट किए हुए जो चुनौती दे रहा है उसी में पहले बात करते हैं। क्या ये चुनौती अमेरिका से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? सीधा बोलिए, आरएसएस से आ रहा है। आरएसएस से आ रहा है और बीजेपी से आ रहा है। संविधान को बगैर बदले, अब मैं बगैर प्रमाण के मैं कोई बात नहीं कहता, इसलिए मेरे पास एक फोल्डर हर समय रहता है कि जहां जिस तरह की बात कहनी होती उस तरह का मटेरियल लेके चलता, पेज नंबर के साथ प्रमाण दे दूंगा कि संविधान को बगैर बदले, संवैधानिक प्रावधान को कमजोर करके संविधान को बदला जा सकता है। साहब डीजी रहे हैं रवि साहब, एक होता है कानून के नजर में समानता, कानून की नजर में हम सब हैं, समान हैं, और एक होता है प्रशासन की नजर में समानता। तो कानून के नजर में समान है, अगर थाने में गए तो आपकी टोपी देखकर आपका एफआईआर हो गया, अब मेरी टोपी देखकर मेरा नहीं हुआ, उल्टा मुझे गिरफ्तार कर दिया। तो अगर प्रशासन की नजर में आप समान नहीं है, इसका मतलब संविधान काम नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, संवैधानिक नैतिकता। तो आज ये देश जिन हाथों में है, आरएसएस बैक्ड, आरएसएस का पॉलिटिकल बच्चा बीजेपी, इनके हाथों में, और आरएसएस ने कभी संविधान नहीं माना। और अभी कुछ दिन पहले नागपुर में केशव कुंज में कुछ दिन पहले तिरंगा फहराया गया, तो ये भगवा झंडा इनका था, झंडा, और संविधान को कभी मानने वाले लोग नहीं थे। 25 नवंबर को संसद में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, और 26 को आप जानते हैं कि संविधान सभा में आ गया संविधान। 4 दिन बाद, ठीक 4 दिन बाद, ऑर्गेनाइजर ने लेख छापा, ये ऑर्गेनाइजर का लेख, ये भारतीय संविधान में भारतीयता नहीं है। उससे पहले मनुस्मृति संविधान था, अच्छा था, पहले से था। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा।
जिनको चाहिए मैं दे भी। ये आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर। साफ लिखा है, द वर्स्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इज दैट देयर इज नथिंग भारतीयता अबाउट इट। और इनका भारतीयता कहां पे है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला इंडियन रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो नेहरू अंबेडकर एक तरफ और आरएसएस गोलवलकर सब अलग। ये लिख रहे हैं कि बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन एंशिएंट भारत। मनु लॉज वर रिटन लॉन्ग बिफोर स्पार्टा और सोलोन ऑफ पर्सिया एक्सेट्रा। तो जो आदमी जो संस्था संविधान नहीं मानता, उसके हाथ में अगर संविधान और हुकूमत है तो वही चुनौती है, वही चुनौती। कल बाबा साहब की जयंती सब लोग मना रहे थे, बीजेपी आरएसएस वाले सब लोग मना रहे थे। तो वोट चाहिए ना, वोट चाहिए। दलित सेक्रेट का हुआ क्या? 12 दिसंबर 1949 को 1949 में, डेट कह रहा हूं, रामलीला ग्राउंड में इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू के पुतले नहीं फूके थे? फूके थे। आप उस समय के जितने कल्याण पत्रिका है चाहे सब उठा के देखिए, बाबा साहब के बारे में कितने खिलाफ आर्टिकल सब लिखे गए थे। और आज वोट चाहिए तो पूजा कर रहे हैं। तो गले में माला, विचारों में ताला। अभी तक ये पूरा उनका जो राइटिंग एंड स्पीचेस अभी तक छप नहीं रही है, और सब कुछ महंगा हो रहा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कई बार पूछा, आपने कहा क्यों नहीं कि राइटिंग एंड स्पीचेस हमारी सरकार ने छपवाई? अगर वो किताबें मेरे पास नहीं आती, राइटिंग एंड स्पीचेस, आप क्योंकि स्टूडेंट टीचर्स हैं इसलिए बात कहना जरूरी, तो हम कैसे जानते कि अंबेडकर कौन थे? जब तक आप इस पैराडॉक्स को नहीं समझेंगे तब तक जो है ना उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल हमारा नहीं है, सवाल हमारे आने वाले जनरेशन का है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं क्या ठीक से काम कर रही है? मैं अपने विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। जो संघ में जाके दंडवत होगा उसका अपॉइंटमेंट होगा। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी से एक ऐतिहासिक भूल हुई है, ऐतिहासिक भूल हुई। जब बाबा साहब को पता था 1951 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ साफ लिखा कि आरएसएस और हिंदू महासभा जनसंघ जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। आज तो निर्लजता से दलित लोग भी जाके समझौता करके मंत्री बन रहे हैं और एमएलए बन रहे हैं, निर्लजता के साथ। बाबा साहब का नाम लेते हैं, पढ़ते नहीं है, खाली भजन करिए, डीजे बजाइए, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। साफ साफ उन्होंने लिखा है। अब हिंदू राष्ट्र पे आ रहा हूं, उन्होंने लिखा कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए अभिशाप होगा। 25 में आरएसएस बना। क्या गांधी जी को मारने वाले कौन लोग थे? नहीं पता था। अंबेडकर और गांधी में मतभेद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। नेहरू अंबेडकर में मतभेद थे, तब भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होता, डिबेट्स थे। तो आरएसएस क्या ऑर्गेनाइजेशन है? क्या गांधी जी को नहीं पता था, नेहरू जी को नहीं पता था, इंदिरा जी को नहीं पता था? सबको पता था क्या है। हमने फलने फूलने दिया, इसको तो क्रश कर देना चाहिए था उसी समय। आज विकराल संकट बन के देश के सामने खड़ा है। भाई मैं यूनिवर्सिटी में क्यों हूं? मैं कॉर्पोरेट में नहीं हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूं और
भारत का संविधान मुझे लिखने, पढ़ने, बोलने, चुनाव लड़ने सब आजादी देता है। तो लिखने पे एफआईआर हो जाएगा, बोलने पे एफआईआर होगा, और ये समझते हैं सब लोग डर जाएगा। 10 साल से हमारे प्रमोशन रुके हुए हैं, एफआईआर कई है, वीजा कैंसिल है, पासपोर्ट जब्त है, फर्जी मुकदमे लादे गए। ये चुनौती इसलिए आपको गुलाम बना के घुटना टेकिए संघ कार्यालय में जाके, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी ये है कि वी आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर। ये है। और इस फिलॉसफी में कांग्रेस ज्यादा थोड़ा सा विश्वास कर लिया। तो हिंदू राष्ट्र और एक तरफ है आपका इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरे तरफ इस पर हमला है हिंदू राष्ट्र का और मनुस्मृति का। यह है चुनौती असली। यहां महिलाएं स्टूडेंट्स भी बैठी हुई, मनुस्मृति पढ़ा है कुछ महिलाओं के बारे में क्या लिखा है? अब जाएंगे मनुस्मृति के युग में? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। इंडिया जब तक नेहरू जी, अंबेडकर, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 4 में ले रहा हूं, 89 तक, जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक देश में क्या हो रहा है ये भी नहीं समझेंगे। फ्री का स्कूल में पढ़ के प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बना है, अब उसको चाहिए सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, अपने बच्चों का अंग्रेजी इंतजाम कर लिया। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र का समर्थक जो आइडियोलॉग है, कौन है? कौन कम्युनिटी है जो आइडियोलॉग है? गोलवलकर से लेकर और तमाम लोग हैं, यहां तक आ जाइए। एक रज्जू भैया को छोड़कर सारे ब्राह्मण, और वही नहीं चितवावन ब्राह्मण, उधर संतरावन नागपुर वाले, और ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति मानते हैं। अब जरा मैं आजकल मैं दलित पे ज्यादा नहीं बोलता हूं, ब्राह्मण में ही ज्यादा बोलता हूं। ये पंडित नेहरू ने एक सेकुलर सोशलिस्ट मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, ये मैं जानता हूं कि ये जो यूट्यूब पर सुनते होंगे ये रिपीटेशन हो रहा है, बट इट इज नेसेसरी रिपीटेशन। एक सेकुलर डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर, ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर मैं कह रहा हूं, उन्होंने ब्राह्मणों को क्या दिया? पेन दिया, पेन ये, और क्या दिया प्रतीक? इधर सरस्वती, सरस्वती देवी प्रतीक दिया। जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले, जितने पब्लिक सेक्टर बने, इंदिरा गांधी ने 66 पब्लिक सेक्टर बनाए थे, बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, कोल इंडिया, सेल, बेल, गेल सब उसी समय बना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और 72 में पेंशन भी दे दिया। तो इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? आप बताइए, गेस। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो ब्राह्मण कम्युनिटी था। सारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब जगह आपको वही प्रोफेसर मिलते, वही डायरेक्टर, वही सेक्रेटरी, कलेक्टर, सब। तो सबसे ज्यादा नौकरियां आप कर रहे थे ना पब्लिक सेक्टर में, फ्री में पढ़ रहे थे, और पेंशन भी ले रहे हैं। अभी बहुत लोग, हिंदू राष्ट्र वाला 1-1 लाख रुपया पेंशन ले रहा है। हिंदू राष्ट्र का आइडियोलॉग लोग सरकारी नौकरी करके 1-1 लाख पेंशन ले रहा है। और इधर आइए, हिंदू राष्ट्र वाले के पास ले चलता है। एक कॉमनल प्रो कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी, ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ये आते आते पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने चालू की है। कौन सा मिनिस्ट्री? जो सरकारी कंपनी उसको बेचो मिनिस्ट्री। और 1 जनवरी 2004 से पेंशन किया बंद। 1 जनवरी 2004 से पेंशन हुआ बंद। एजुकेशन, सारे सरकारी सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को सारे। ये
तो ये इनका अपोजिशन कांग्रेस वाले बोलते नहीं है कि जो आप बेच रहे हो हम ही ने बनाया है, उनको रोज बोलना चाहिए। इन्होंने एजुकेशन बर्बाद कर दिया। तो सरकारी, मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, पूरे जिंदगी में 5 से 6 हजार रुपया फीस दिया होगा पीएचडी तक। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं मैक्सिमम वही किए हो, सरकारी स्कूल में पढ़ के फ्रीशिप स्कॉलरशिप लेके सब आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बने, प्रोफेसर। तो उसमें कौन खाली दलित और मुसलमान पढ़ता था क्या? कि पंडित जी भी हमारे गांव के स्कूल में पढ़ते थे ना, फ्री का। ठाकुर साहब भी वहीं पढ़ते थे। अब एजुकेशन महंगा होगा तो एक ही कम्युनिटी के लिए महंगा होगा क्या? मुसलमान के लिए महंगा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो मुसलमान के लिए होगा। अब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मिलेगा क्या आपको? प्याज 50 रुपए किलो तो सबके लिए 50 रुपए किलो। एजुकेशन खत्म, चौपट। 1800 रुपए में दिल्ली में रह के हम लोग पढ़ लिए। आज यहाँ का एक बच्चा जाता है 15 से 20 हजार रुपए। हॉस्टल में तो जब मिल जाता था, कॉलेज में तो 500-600 में ही काम निकलता था महीना भर। 12.5 रुपया का बस पास, पूरा दिल्ली घूमते रहो महीना भर। तो ये जो निजीकरण की मार है, इसका भुक्तभोगी कौन है? सरकारी नौकरियां खत्म हुई तो सारी सरकारी नौकरियां किसके लिए खत्म हुई? खाली एससी एसटी के लिए थोड़ी, मुसलमान के लिए थोड़ी की खत्म हुई। आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र, आपके लिए भी खत्म हुई। और जाकर देख लीजिए, सुलभ इंटरनेशनल से लेकर कितना मजदूरी अब लोग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने, हाँ ना। पहले गरीब बच्चा, गरीब घर का बच्चा भी वो ये सोच सकता था कि मैं पढ़ के आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूं, कुछ भी। आज आप सोच नहीं सकते। ये है चुनौती। कौन दे रहा है चुनौती? कॉर्पोरेट दे रहा है। अब कॉर्पोरेट की सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये प्रो कॉर्पोरेट बीजेपी, आरएसएस। ये है चुनौती संविधान के लिए और संवैधानिक संस्था के लिए। आज इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है, कोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने कुछ विजडम पे छोड़ा था कि ऐसे पोजीशन पे जो लोग आएंगे वो विजडम वाले होंगे, फ्री फेयर होंगे। इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर दिखता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई प्रॉपर काम नहीं करती। उसमें पार्टी देख के, आरएसएस के लोग के, संघ परिवार के लोग के काम होते हैं और किसी के नहीं होते। सीधा बोलिए, सीधा। यह है देश के संविधान के लिए चुनौती और देश के लिए। टाइम हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तो ये आपको इनिशियल बैकग्राउंड देता है। अब वकीलों के बीच जो बाबा साहब का भाषण था, उसे कुछ पहले सुना के मैं बंद करूंगा, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं, मुझे पता लगा। स्टूडेंट्स हमारे काफी देर से बैठे हैं। ये लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए शर्तें 22 दिसंबर 1952 कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को चलाने के लिए क्या प्री कंडीशंस होने चाहिए। 7 पॉइंट उन्होंने बताए थे, 7 पॉइंट्स। पहले ब्रीफ में उस पर 2 लाइन सब पे बोलूंगा। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और घर घर जो है ना हैंडपंप पहुंचा दिया था। प्रायोरिटी पे स्कूल था। इवन राजीव गांधी, जवाहर नवोदय विद्यालय, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। मोदी जी उसमें भी फीस लगाती है। खाई बढ़ रही है अभी अमीरों और गरीबों में, कि घट रही? बढ़ रही। 5 किलो अनाज, 21वीं सदी का भारत है। ये विश्व गुरु बनेंगे, वर्ल्ड पावर बनेंगे। जहां अडानी मालामाल हुआ जा रहा है, अब पूरा 80 करोड़ जनता खुद ही कर रहे हैं। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पे जी रहा है, ये विश्व गुरु वर्ल्ड पावर बनेगा।
और वही नहीं, मैंने कहा कि नोट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा कम्युनिटी है, जो लिटिल कम्युनिटी है। भाई पहले गांव में चाहे हर जगह पंडित जी प्रणाम तो बोलते थे, अब आजकल बोलना कम कर दिया है। क्यों? जॉब पढ़ाई सब खत्म, आरएसएस वाला इन्हीं लोग को दंगाई बना रहा है। देख लीजिए कल कई जगह वीडियो वायरल हुआ, मारपीट करते मार खाते हुए। बहराइच में जाके मस्जिद में मुसलमान के घर में झंडा फहरा, गोली खा गया। तो पहले मैंने कहा ना कि नेहरू जी दिए थे पेन, सरस्वती प्रतीक, ये आपको दे रहा फरसा और परशुराम। जाओ लड़ो मरो। ये इनको पहले सोचना पड़ेगा। अगर मुल्क खतरा में होगा तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आपको समाज का अगुआ कहा जा रहा था, तो हिंदू राष्ट्र का रिजल्ट देख रहे हो ना 12 साल में क्या क्या हो रहा है, 20 साल में। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, तरह तरह की सेना बन रही है। अरे तुमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना था यार, पढ़ना लिखना था, तो सेना बना के घूम रहे हैं। तब सोचो कि नेहरू में और आरएसएस के विचारधारा में क्या फर्क है। अंबेडकर नेहरू में डिफरेंस था, लेकिन दोनों सशक्त भारत बनाना चाहते थे, एक मॉडर्न नेशन, पुरातन युग में नहीं लगे जाना चाहते थे। दूसरा, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष, ऑपोजिशन। ये तो बैठे बैठे सीएम को जेल में भेज दे रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ बदतमीजी कर रहा है, घर खाली करा दिया। इसीलिए मैंने कहा ना कि गलती हो गई कि फलने फूलने दिए, उसका अर्जाना भुगतो। तो तीसरा, कानून और प्रशासन की नजर में समानता, मैं पहले कह चुका। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना चाहिए कि आप अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो जात और धर्म देख के आपको काम नहीं करना है। संविधान के जज बने हैं तो जज की तरह काम कीजिए। फिर इलेक्शन कमिश्नर है तो इलेक्शन कमिश्नर की तरह काम कीजिए, पार्टी देख के ये देख के नहीं। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिफ्थ, मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। यहां तक बिना मुसलमान बोले हुए इनका खाना नहीं पचता है, तेल के लिए वहां गिरगिरा रहे उधर। मुसलमान का तेल और पेट्रोल और गैस पे खाना बनाएंगे, घूमेंगे नहीं, एसी में रहेंगे। वहीं से आ रहा है ना। यहाँ दिन भर हिंदू मुसलमान। बीफ एक्सपोर्टर का कंपनी टॉप 10 उठाइए, 9 हिंदू के मिलेंगे। नाम रखा है कुछ अल जवाहिर, लेकिन ओनर हिंदू है। यहां पे मॉब लिंचिंग हो रहा है ईसाइयों मुसलमानों के खिलाफ। ये मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसका प्रोटेक्शन करे, नहीं हो रहा है। 6, समाज की नैतिकता, सोशल मोरालिटी। एक एग्जांपल देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन के खिलाफ जो इंडियन के मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, तो खाली इंडियन नहीं लड़ रहे थे, वहां के व्हाइट भी इंडियन के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका में ब्लैक के लिए खाली ब्लैक नहीं लड़ रहे थे ना, व्हाइट्स ने गोलियां चलाई एक दूसरे के खिलाफ। व्हाइट ने व्हाइट पे गोलियां चलाई। बोलते हैं कि यहां तो शायद ही कोई एक आध सवर्ण मिलेगा जो दलित पे एट्रोसिटीज हुआ उसके खिलाफ बोले, शायद। और इस फैक्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए। रियलिटी है। कोई हर जो क्रिमिनल्स होता है ना, उसको भी जाति से लोग जोड़ के देख लेता है, क्रिमिनल्स। सोशल मोरालिटी हमारे समाज में है, घटता जा रहा है। 7, मास कॉन्शसनेस। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मास हेट्रेड फैलाया जा रहा है, मास हेट्रेड। अंबेडकर डेमोक्रेसी को डिफाइन भी करते हैं, और डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। मुझे लगता है अब स्टूडेंट सब को भूख लगी होगी, बस लास्ट पॉइंट बोलता हूं, उसके बाद खत्म करता हूं।
कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का एक अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया था, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, है ना। बोले मेरी परिभाषा अलग है। मेरी परिभाषा है कि बगैर रक्तपात के, बगैर खून खराबे के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ये है, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब एक और बात, अब वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिए लास्ट में, उनके देहांत से कुछ पहले 20 मई 1956। असली आपातकाल ये है, उस समय देश के खिलाफ पहला विद्रोह था और इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ आंदोलन, आरएसएस बैक्ट। उनके गुरु जी थे, क्या नाम था, अरे अभी देवरस, जेल में से बैठ के इंदिरा जी को चिट्ठी लिख रहे थे कि हम लोग अच्छे लोग हैं। ये तो चलते चलते, मुझे बोलने की आदत है, ज्यादा बोल जाता हूं, चलते चलते डेमोक्रेसी को किन से बचाना है, और आप तो वकालत करना चाहते हैं तो क्या कचहरी में, कोर्ट्स में आप फ्री फेयर होके वकालत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या पुरातन युग में जाके करेंगे या मॉडर्न वर्ल्ड चाहिए? नहीं, घूंघट में रहना पसंद करेंगे, ये हाल है। तो इसलिए आरएसएस बीजेपी जो है, यही संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के सामने चुनौती है। इसी से देश को बचाना है। शुक्रिया, थैंक यू।